प्रिय बच्चों, मंजरी हिंदी की पुस्तक का 41वां पृष्ठ खोलो। पाठ 8 धानों का गीत। यह गीत कविवर केदारनाथ सिंह ने लिखा है और हम लोग इसका अर्थ समझ रहे थे कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में। पुस्तक सामने रखो और एक एक शब्द का उच्चारण मन ही मन करो। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में। कविवर केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि हमारे खेतों में धान उगेंगे। यह भविष्य की आगे की सूचना है कि हमारे खेत में धान गाड़ा जाएगा। अब ये धान हरे भरे हो करके उगेंगे, उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे। और कवि कह रहे हैं कि केवल धान ही नहीं पैदा होंगे, साथ ही हमारे प्राण भी पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे। उगेंगे का मतलब हरा भरा। जैसे धान उगता है, कोई भी पौधा उगता है बरसात के ऋतु में, तो सारी धरती हरी भरी हो जाती है। और हरा होना प्रसन्न होने का, खुश होने का भी पर्याय है। धान की हरियाली खेतों में चारों तरफ छाई हुई है, तो इससे अनुमान होता है कि भविष्य में धान अधिक मात्रा में पैदा होगा और भर पेट खाने के लिए चावल या भात मिलेगा। और वो हमारे खेत में ही उगेंगे। बच्चे कह रहे हैं आना जी बादल जरूर। बादलों को आमंत्रित करते हुए, न्योता देते हुए बच्चे कहते हैं कि हे बादल जी, जरूर हमारे खेतों में आना और बरसना। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलंगियों, सूरज को सूखी रेत में। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि चांद को, चंदा को इस धान की कच्ची कलंगियों से बांधेंगे। धान के चारों तरफ जो मेन तना होता है, उसके चारों तरफ हरी हरी लंबी लंबी पत्तियां निकलती हैं और उन पत्तियों में कलंगियां लगी होती हैं, जिन्हें हम डंकियां कहते हैं। बड़ी कोमल डंकियां होती हैं, यहाँ पर डंकियां बोला जाता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा को उस धान की कलंगी से बांध देंगे। कलंगी कोमल बालियों को भी कहते हैं कि जो हरी हरी, शुरुआत में हरी हरी बालियां और फिर पक कर सोने जैसे रंग वाली वो बालियां हो जाती हैं। तो उन कच्ची कलंगियों को हम चांद से बांध देंगे और सूरज को सूखी रेत में, जब तक धान उगता रहेगा, खेतों में रहेगा, और पके पके धान की बालियां, जैसे लगता है कि सूरज की किरणें या सूरज ही धरती पर आकर के बिखर गया, तो रेत में सूरज को बांध देंगे। आना जी बादल जरूर, बादल जी जरूर हमारे खेतों में आना और बरसात करना। आगे पुकारेगी सोनी डगरिया, पीछे झुके बन बेत। और सोनी डगरिया गांव की डगर, यानी कच्ची कच्ची जो गलियां होती हैं खेतों की ओर जाने वाली, जो डगर होती है, रास्ता होता है, उस पर इक्का दुक्का लोग अपने खेतों की ओर जाते मिलते हैं, नहीं तो सूनापन रहता है उन पगडंडियों पर, उन डगरियों पर। तो आगे तुम्हें, हे बादल जी, आगे तुम्हें ये सूनी डगरियां, ये सूने रास्ते तुम्हें पुकारेंगे। और उसके पीछे जो वन और बेंत का जो जंगल है, जो झुका हुआ है, वो भी तुम्हें पुकारेगा। संझा पुकारेगी गीली अंखड़ियाँ, सांझ भी पुकारेगी तुम्हें। और गीली गीली, भीगी भीगी, ओस की बूंदों में भीगी भीगी अंखुड़ियाँ और पंखुड़ियाँ भी फूलों की आपको पुकारेंगी। भोर हुए धन खेत, और जब सवेरा होगा तो धान के खेत, हे बादल जी, आपको पुकारेंगे। आप जरूर आ जाना और बरसात करना। आना जी बादल जरूर। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में। ध्यान से सुनना, बड़ी कीमती लाइन है। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे। पहली पंक्ति है धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे। जब धान पक जाता है, हवा बहती है, तो धान के पौधे खेतों में कांपने लगते हैं,
दूसरे शब्दों में हम कहें लहराने लगते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ कंपेंगे, कांपना शब्द का प्रयोग किया है। तो दो स्थितियों में आदमी कांपता है। एक तो बहुत जाड़े से कांपता है, ठंड बहुत लगती है तो शरीर कांपने लगती है, और दूसरा डर के मारे भी आदमी कांपने लगता है। तो सबसे पहले आदमी का प्राण कांपता है, तब बाद में शरीर कांपती है। जरा सोचो कि आंधी आ जाए, धान का पौधा खेत में पका हुआ खड़ा है, धान का खेत खड़ा है, सब फसल पक गई है, अब काटने का समय आ गया है, लेकिन अचानक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और खूब जोर की बरसात होने लगे तो सारे धान खेतों में तहस नहस हो जाएगा, गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो धान के साथ साथ आदमी का प्राण भी कांपने लगता है, डरने लगता है, और नुकसान देखकर सोचता है कि इतनी पूंजी लगाई धान उगाने में और सब धान बर्बाद हो गया। तो प्राण भी कांपने लगता है, डरने लगता है कि हमारी फसल बर्बाद न होने जाए, हो पाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वर्षा मत करना कि हमारी लगी लगाई पूंजी और हमारा परिश्रम, हमारा पसीना सब बर्बाद हो जाए। तो यह पंक्ति बड़ी कीमती है। धान कंपेंगे कि प्राण कंपेंगे, कंपेंगे हमारे खेत में, लेकिन ये भी सच है कि वो धान हमारे खेत में ही कांपेंगे और प्राण भी कांपेगा। आना जी बादल जरूर, हे बादल आप अवश्य आना और बरसात करना। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर। धूप जब ढलने लगेगी तो तुलसी के बन झरने लगेंगे, उनके फूल, उनकी पत्तियाँ झरने लगेंगे। और साँझ घिरे पर कनेर, और साँझ जब होती है तो कनेर का फूल भी झड़ने लगता है, गिरने लगता है। सुबह खिलता है और शाम तक झड़ जाता है। यही जीवन का नियम है। जो उगता है वो डूबता भी है, जो फलता है वो झड़ता भी है, जो हरा रहता है कल पीला पड़ जाता है। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, और जब शाम के समय संध्या की पूजा वंदन होता है तो उस समय ज्वार के पौधे खेतों में झरने लगेंगे। कभी बलिया जिले के रहने वाले हैं, उधर गंगा जी का कछार है, तो उन कछार में ज्वार और बाजरा ज़्यादा बोया जाता है। कभी खेतों में बैठा हुआ, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे बाबू केदारनाथ सिंह, सन 2018 में 19 मार्च को विदा हुए, दिवंगत हो गए। लेकिन देखो खेतों में बैठकर एक किसान का बेटा क्या लिख रहा है कि पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, यानी शाम जब गहराने लगती है तो पका हुआ ज्वार का पौधा भी झड़ने लगता है, बालियां झड़ने लगती हैं। और धान दिए की बेर, और जब घर में जब दिए, बेर माने समय, जब दिया का बेर होता है, घर में संझवत दिया जलाई जाती है तो पका हुआ धान खेतों में झड़ने लगता है। आना जी बादल जरूर, हे बादल हमारे खेतों में जरूर आना और बरसात करना। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, ये भी बड़ी कीमती लाइन है कवि की। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, भविष्य की बात है। धान तो पकेंगे ही, जो आज हरा है कल पकेगा ही, लेकिन धान के साथ साथ प्राण भी पकता है, परिपक्व होता है। धान खूब बढ़िया हो गया तो मन भी, आदमी का मन और प्राण भी बढ़िया हो जाता है, सुखदायी हो जाता है कि इस साल हमारे घर में खूब धान आएगा और हमारे बच्चे खूब भात खाएंगे। पकेंगे हमारे खेत में, तो धान भी और प्राण भी दोनों हमारे खेत में ही पकेंगे। आना जी बादल जरूर, हे बादल आप हमारे खेतों में आइए, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। अब हमने कविता का अर्थ बता दिया। कल इस पर दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों की चर्चा होगी, और इसको होमवर्क में शब्दार्थ सहित सारे प्रश्नों का उत्तर समझकर कविता को लिखने का प्रयास करना। कल फिर प्रश्न और उत्तर की चर्चा होगी।